दोस्तों, राइजिंग भारत में मैं एडवोकेट राजीव लोचन फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, उस पर नज़र सारे विश्व की है। रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध। आज मैं इस युद्ध की अगर देखा जाए तो 360 डिग्री या तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। पहला बिंदु कि इस युद्ध का कारण क्या है, रूस और यूक्रेन के युद्ध का मुख्य कारण क्या है। दूसरा, इस युद्ध से कौन से देश हैं जो इस युद्ध में इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व हैं या चाहते हैं कि युद्ध हो, और उससे उनका क्या बेनिफिट है। और जो तीसरा है, इस युद्ध के क्या परिणाम होंगे। सबसे पहले हम जाते हैं कि इस युद्ध का कारण क्या है। इसमें थोड़ा सा अगर हमें पीछे जाना पड़ेगा। अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में दो महाशक्तियां उभर के आई, एक महाशक्ति अमेरिका और एक महाशक्ति रूस। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों महाशक्तियां अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाती रही, और इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर हथियार किसी ने इकट्ठा किया तो वो रूस था। लेकिन अमेरिका ने भी अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काफ़ी ध्यान दिया, और इसके कारण जो है अमेरिका और रूस में जो है दोनों के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, जिसको हम कह सकते हैं कि परमाणु अस्त्रों की जखीरा बढ़ती गई। लेकिन जब 1990 में रूस का विघटन हुआ तो रूस कमज़ोर हो गया और पूरा विश्व जो है यूनिपोलर हो गया। मतलब पूरे विश्व में एक ही महाशक्ति रह गई, वो अमेरिका था। लेकिन रशिया रशिया जो एक महाशक्ति था, और उनके विघटन के बाद यस, आर्थिक रूप से रशिया जरूर कमज़ोर हो गया, लेकिन जहाँ तक कि हथियारों की जो के जखीरे की बात है, और जहाँ तक कि न्यूक्लियर आर्म्स की बात है, तो उसमें आज भी जो है रशिया बहुत मजबूत है। और रशिया विश्व की अगर देखा जाए तो जो है सैन्य ताकत में अमेरिका से कहीं कम नहीं है। अब जब उस समय रशिया का जब विघटन हुआ, तो रशिया के विघटन में रशिया से 15 कंट्री निकल के आई। लेकिन उस समय रशिया ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट शर्त रखी थी कि एक रेड लाइन ड्रॉ किया था कि क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है नाटो का गठन हुआ, नेटो, जिसमें कई यूरोपीय देश शामिल हैं। तो शुरू में नाटो में 12 कंट्री थी, और नेटो जो है एक बेसिकली सैन्य अरेंजमेंट है। एक इट्स बेसिकली अ मिलिट्री अरेंजमेंट्स, जिसके एक ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पे जो भी अगर नेटो सदस्य का देश है, अगर उनके ऊपर कोई हमला होता है तो सारे नेटो कंट्री समझेंगे कि वो उन पर हमला हुआ है और उसका वो मिलकर जवाब देंगे। टेक्निकली अगर इस बात को देखा जाए तो आखिर इन कंट्री को डर किससे था। अगर नेटो कंट्री में अगर अमेरिका ने नेटो का निर्माण किया, इसका मतलब यह है कि उनको कहीं ना कहीं डर रूस से था या रूस के प्रभाव से था। तो इन कंट्रियों को, जो छोटे छोटे यूरोप की जो छोटी कंट्रियां हैं, वही ज़्यादातर नेटो के मेंबर हैं। तो ये एक एक ऐसा संगठन बनाया गया जहां अमेरिका के लीडरशिप में कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, और इस वजह से ये आपको हम ये सुरक्षा कवच देते हैं। और छोटी कंट्रियों को लगा कि यस, रूस अपनी प्रभुत्व ना बढ़ा ले या रूस उन पर कब्जा ना कर ले, तो इसलिए उन्हें लगता है कि ये एक सेफ अरेंजमेंट है, और इस कारण से वो नेटो के मेंबर हो गए। लेकिन जैसा कि शुरू में रशिया ने ये शर्त रखी और एक रेड लाइन ड्रॉ किया कि ठीक है, आप नेटो का जो है ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, या नेटो कुछ कंट्रीज तक ही आ पाए, लेकिन आप हमारे बॉर्डर तक नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे आने पे हमारी जो सुरक्षा है उस पर भी सवाल उठते हैं। और इस कारण से हम आपको, अगर वेस्टर्न यूरोप में अगर नेटो का एक्सपेंशन है ठीक है, लेकिन आप ईस्टर्न यूरोप में नहीं आएंगे। ऐसा जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ, एक अरेंजमेंट हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, नेटो का विस्तार होने लगा, और नेटो जो है आज के डेट में, क्योंकि जैसे कि जब 1990 के बाद रशिया कमज़ोर हो गया, तो इसका अमेरिका ने फ़ायदा उठाया और नेटो का विस्तार होने लगा, और आज की डेट में 30 कंट्री जो है वो नेटो के मेंबर हैं। अब सवाल ये है कि यूक्रेन के साथ युद्ध क्यों। तो
यूक्रेन भी एक ऐसा देश है जो नेटो मेंबर बनना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जो यूक्रेन जो पहले रशिया का हिस्सा था और जहाँ पे एक 30% पॉपुलेशन अभी भी रशियन है, तो जो रशिया के प्रभुत्व वाले जो है, और बहुत रिसेंट तक 2015 तक जो है वहाँ पे जो सरकार थी वो रशिया के प्रभुत्व वाले या प्रो रशियन गवर्नमेंट थी। लेकिन जो ये नई सरकार आई, जो जेलेस्की की जो सरकार है, वो अपने आप को ज़्यादा अमेरिकन जो है, और उनके आने का कारण भी, उनका शायद एजेंडा भी यही था कि वो नेटो के मेंबर बने और साथ साथ यूरोपियन यूनियन के मेंबर बने, और जो यूरोप में होने वाली सुविधाएं हैं या यूरोप में जो सुविधाएं हैं उसका वो फ़ायदा उठाएं। तो मोरलेस जो जो ये उनकी लालच है बेसिकली, कि अगर वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर अगर यूक्रेन बन जाता है तो उससे यूक्रेन को या यूक्रेन के नागरिकों को जो है यूरोप वाली सुविधाएं मिलने लगेगी, या उनको वो बेनिफिट होगा या फ्री ट्रेड्स के बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। और दूसरा, नेटो के मेंबर हो जाएंगे तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को सुरक्षित महसूस होंगे। तो ये जो दो ग्रीड है वो कहीं ना कहीं उन्हें जो है नेटो की तरफ आकर्षित करता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का सदस्य बने। इसको अगर बेहतर तरीके से समझना है तो हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में समझें कि जैसे कि अगर मान लिया भूटान में अभी जिस तरह से चाइनीज़ फोर्स ने कुछ एडवांसमेंट की कोशिश की, तो वहाँ पे इंडिया आके प्रोटेस्ट करता है, या चाइनीज़ फोर्सेस जब श्रीलंका में जो है कोई पोर्ट लेने की कोशिश करते हैं या वहाँ पे अपनी प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं तो इंडिया प्रोटेस्ट करता है। क्योंकि अगर अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे चाइना की फोर्सेस जो है अलग अलग जगह पे अपने बेस बनाकर और भारत को घेरने की कोशिश करेंगे तो भारत जरूर इसका प्रोटेस्ट करेगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि आप प्रोटेस्ट किस लेवल पे करते हो। तो सेम वे हर एक देश को अपनी सुरक्षा एवं अपनी सुरक्षा की नीतियों को बनाने का अधिकार है, और इसी विषय को लेकर कहीं ना कहीं रशिया ने ये महसूस किया कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं या अमेरिका है वो उनके साथ जो है कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने बेस को बढ़ाते जा रहे हैं या रशिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए ये जब बात यूक्रेन की आई तो यूक्रेन में जो है रशिया ने क्लियर वार्निंग देना शुरू किया वहाँ की सरकार को कि भाई अगर आप नाटो के मेंबर बनेंगे तो इसके जो है परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन वहाँ की सरकार जो है वो समझने को तैयार नहीं। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ बताना चाहूँगा कि दोनों की लीडरशिप, अगर आप रशिया की लीडरशिप को समझें तो जो पुतिन हैं वो एक सोल्जर रहे हुए हैं, एक स्पाई रहे हुए हैं, तो उनकी जो थॉट प्रोसेस है उनके लिए वॉर इज़ नॉट अ बिग डील। उनके लिए युद्ध में जाना कोई बहुत बड़ी, उनके लिए वो एक मुश्किल डिसीजन नहीं है। वो ऑलरेडी उस स्ट्रेटजी का हिस्सा रह चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग उस तरीके से हुई है और इसलिए शायद वो अपनी स्ट्रेटजी को उस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर जो है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेस्की, अगर उनका बैकग्राउंड देखें तो वो एक बेसिकली आई थिंक सो, मुझे लगता है कि वो आर्टिस्ट रहे हैं या कॉमेडी में रहे हैं, तो वो एक्टिंग करते करते वो रियलिटी से बहुत दूर हैं। और यही चीज़ आपको जो है, जो ये दोनों वॉर फ्रंट में जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें आपको दोनों की जो स्ट्रेटेजिक डिफरेंस है, वो दोनों की लीडर्स को समझें, उनके लीडर्स के ट्रेड्स को समझें, वो लीडर्स के कैरेक्टर को समझें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रशिया क्या कर रहा है और यूक्रेन क्या क्या कर रहा है। तो यूक्रेन के केस में जितनी भी चीज़ें जो न्यूज़ आ रही है वो एक एक्टिंग है ये, या ये एक फेक न्यूज़ है बेसिकली। एंड मैं ये सरप्राइज़ हूँ कि इंडिया के भी कुछ मीडिया चैनल जिस तरीके से जेलेस्की की वाहवाही करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जेलेस्की रियलिटी से बहुत दूर हैं। ऑन द अदर हैंड अगर रूस के एडवांसमेंट को देखा जाए तो वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक एडवांसमेंट की ओर जा रहे हैं। मतलब वो उनका प्लान है कि कम से कम लोगों को, स्पेशली जान माल की क्षति कम से कम की जाए। डायरेक्ट अटैक जो है पीपल टू पीपल या कॉमन मैन पे वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल अटैक्स कर रहे हैं जहाँ पे पावर सेंटर्स हैं बेसिकली उन पे अटैक करके, और कहीं ना कहीं वो क्लियर मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारे शर्तों को नहीं मानेंगे तो हम आपकी पूरी की पूरी रिजीम चेंज कर देंगे। और तो ये आपको कारण
जो है अब समझ में आ गया होगा कि इस लड़ाई का कारण क्या है। इस कारण बहुत क्लियर है कि अगर कोई शक्तिशाली देश है और अगर उसको लगता है कि अगर उसके बॉर्डर में कोई दूसरा कंट्री आ रहा है जो उनके सिक्योरिटी को थ्रेट दे सकता है, क्योंकि यूक्रेन के नेटो का मेंबर होने का मतलब यह है कि वहाँ पे फिर नेटो के जो है वो हथियार यूक्रेन में आने रहेंगे, और यूक्रेन जो है रशिया का बॉर्डर है, हो सकता है कि अमेरिकन आर्म्स भी जो हैं वो अब वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और इससे कहीं ना कहीं जो है रशिया फील करता है कि ये मेरा डोमेन है, ये मेरा प्रभुत्व है। और इस रीज़न में जो है जो जो बेसिक एग्रीमेंट थी कि यहाँ पे नेटो नहीं आएगी, लेकिन नेटो अगर मेरे डेस्कटॉप पे अगर नेटो की फोर्स आ जाती है तो ये मेरे को हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो इसलिए इस समस्या को वो वंस फॉर ऑल ख़त्म करना चाहते हैं और क्लियर मैसेज देना चाहते हैं नेटो के देशों को भी, यूरोप को भी और अमेरिका को भी, कि अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। रशिया जब तक कमज़ोर था, लेकिन पिछले 15 से 20 साल के अंदर में पुतिन ने रशिया को कहीं ना कहीं मिलिट्रली बिल्डअप किया है और फाइनेंशियली भी बिल्डअप किया है, दैट इज़ देयर। तो इसलिए अब वो अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि वो इस पोजीशन में हैं कि वो अपनी बात मनवा सकते हैं। तो ये कारण था सबसे पहले कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध का। अब जो दूसरा एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस युद्ध में, अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। इस प्रोसेस में अगर आप देखें तो इसका फ़ायदा कौन उठाना चाह रहा है, या ये युद्ध जो है वो उसमें कोशिश क्या कर रही है या क्या गेन करने की कोशिश की जा रही है। अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जिस तरह से रशियन इकोनॉमी ने पिछले 2 साल के कोविड के समय में सफ़र किया है, तो वहाँ जो दो लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो एक फार्मा लॉबी और एक अगर आर्म्स लॉबी, तो वो आर्म्स लॉबी चाहती है कि कहीं ना कहीं वो आर्म्स का जो रेस है वो फिर से शुरू हो जाए। और उस रेस को शुरू करने के लिए नेचुरल है कि अगर ये वॉर होता है तो बहुत सारी कंट्री इन द फियर दे विल थिंक कि नहीं, उन्हें आर्म्स की ज़रूरत है, और वो अमेरिका की तरफ अपने आर्म्स को देखेंगे। तो वो एक एस्पेक्ट है कि ये कहीं ना कहीं वो लॉबी चाह रही है कि ये युद्ध हो, या जितना लंबा युद्ध होगा उतना बड़ा एक फियरफुल इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो दूसरी बात है, ये जो चीज़ें मैंने बताई ये बैकग्राउंड में ये थॉट प्रोसेस है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो एक दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, यहाँ कोशिश की जा रही है रशिया को आइसोलेट करने की, और बड़े बड़े सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, या यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी जनरल असेंबली में मैटर को लिए जा रहा है, और इस बात की जा रही है कि भाई आप किसी डेमोक्रेसी को थ्रेट कर रहे हैं, या डेमोक्रेसी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या उस पर एग्रेशन दिखा रहे हैं, डोमिनेंस, या रशिया को एक कटघरे में खड़ा करते हुए, और हर तरह के सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। अब इसके परिणाम क्या होंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है अमेरिका ये महसूस कर रहा है, और ये लगता है कि अगर ये वॉर होता है तो हम रशिया को आइसोलेट कर सकते हैं और इकोनॉमिकली उन्हें जो है हम कमज़ोर कर सकते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा गेन है रशिया के लिए, दैट इज़ देयर। तो ये दूसरा ये सॉरी अमेरिका के लिए तो ये चीज़ है। और साथ साथ लेकिन जो यूरोपियन कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बीच में पिसने वाले हैं। और इसीलिए जो है मैं दो चीज़ों को कोट करना चाहूँगा यहाँ पे। अगर अमेरिका जैसे कि कह रहा है कि हम डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, हम लेकिन हम वॉर को रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। अगर आप एक अमेरिकन एमपी तुलसी गबार्ड जो रिपब्लिकन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बहुत ओपन एक टीवी को चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सिर्फ एक लाइन, अमेरिका अगर सिर्फ एक लाइन कह दे और एक रिटर्न एश्योरेंस दे दे कि नहीं, यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, और यहीं पे युद्ध बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या नेटो जो है वो हर तरह के सैंक्शन रशिया पे लगा रहे हैं, लेकिन वो युद्ध रोकने के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो दूसरी पहलू ये बताना चाहूँगा कि ये सब कह रहे हैं कि हम यूक्रेन को ये आर्म्स देंगे, ये हथियार देंगे, और पता नहीं वो हथियार कहाँ देंगे और उन हथियारों का क्या होगा। लेकिन ये अगर अपने आप को जो डेमोक्रेसी के जो कहते हैं कि को प्रोटेक्टर कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑन द वे अगेन
वो वॉर को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे ये समझने की बात है कि एंड ऑफ द डे वो सपोर्ट इस कर रहे हैं ताकि जो है वो, और इसका नतीजा क्या होगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे दोनों कंट्री के बीच में, तो उन्हें पता है कि जितना ज़्यादा यूक्रेन एग्रेसिव होने की कोशिश करेगा उतना ज़्यादा, बिकॉज टेक्निकली ये लड़ाई जो है वो यूक्रेन के अंदर हो रही है। हो सकता है कि यूक्रेन शायद कुछ सोल्जर्स को, रशियन सोल्जर्स को मार दे, लेकिन एंड ऑफ द डे जो रियल डैमेज, अगर जो मैक्सिमम डैमेज है वो यूक्रेन का होगा, जो नुकसान है वो यूक्रेन या यूक्रेन के लोगों का होगा। लेकिन इसको समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। और ऑन द अदर हैंड जो है वो जेलेस्की की जो बेवकूफ़ी है उसका जो है वो महिमा मंडन और गुणगान किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, बहुत सारे देशों के लिए सीखने वाली बात है कि आपके अगर पड़ोसी से संबंध ठीक नहीं है तो आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए, कि ना कि किसी दूर वाले जो है रिश्तेदार के भरोसे पे जो है उससे लड़ाई मोड़ लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ये समझने की ज़रूरत है कि यूक्रेन ने यहाँ पे यही गलती करी कि इंस्टेड ऑफ यूक्रेन ने अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने के बजाय जो है उन्होंने उन लोगों पे भरोसा किया जो उस युद्ध का हिस्सा नहीं बन सकते। वो जानते हैं कि जो उनका ओपोनेंट है वो कितना माइटी है या कितना खतरनाक हो सकता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसको में समझने वाली बात यह है कि जो नुकसान, जो सफ़रर, रियल सफ़रर कौन है, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लीडरशिप है, लीडरशिप को सही समय पे सही डिसीजन, डिसाइसिव लीडरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो रियलिटी से बहुत दूर है और वो फेक न्यूज़ के द्वारा जो है ये प्रोपेगेंडा वॉर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि जो यूक्रेन है वो प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा है, और बिकॉज दे आर एक्टिंग, दिस इज़ द कैरेक्टर ऑफ द लीडर। उनके लीडर का जो कैरेक्टर है वो आप समझ सकते हैं कि वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो वो बहुत अच्छा एक्ट कर सकते हैं, वो टीवी पे अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं, एंड ही इज़ गेटिंग ए स्टैंडिंग एवोशन इन द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो है, जहाँ अगर रशिया की बात करें तो दे आर, अगर उनके लीडरशिप की जो बैकग्राउंड है, ही इज़ अ रियल सोल्जर, ही इज़ अ KGB, एक्स KGB गाय, तो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है और उनके स्टेप 1 2 3 4 5 6 वेरी वेरी क्लियर है कि उन्होंने डिसाइड किया हो कि कितने समय में इस वॉर को ख़त्म करना है और इसके क्या नतीजे उन्हें लेके आने हैं। तो ये एस्पेक्ट हो गया कि अभी करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है। लेकिन ये जो सैंक्शन है, इसमें एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि जो यूरोप की कंट्री हैं, दे आर लाइकली टू बी अ बिग सफरर, क्योंकि जब आप सैंक्शन लगा रहे हो रशिया पे तो कहीं ना कहीं जो है रशिया के साथ बहुत बड़ा ट्रेड जो है यूरोप का है। स्पेशली अगर हम कहें कि 40% ऑफ जो एनर्जी है ऑयल एंड गैस का वो बेसिकली वो रशिया जो है यूरोप के लिए पूरा करता है। तो एक बड़ा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर बन रहा है और इसीलिए जो है यहाँ पे एक बहुत विजडम दिखाते हुए बार बार जो है जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो बार बार पुतिन से बात कर रहे हैं और चीज़ों को टेबल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक इंडिपेंडेंट नीति को लेते हुए उन्होंने जो है बार बार कोशिश की है कि इस वॉर को रोका जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका जो दूसरी कंट्री है, ये यूरोप के दूसरी कंट्री हैं, वो इसके इफेक्ट से बच नहीं सकते हैं। ऐसे ही कोरोना के मार से ये कंट्री, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि ये बहुत स्ट्रेटजिक टाइम पुतिन ने चूज़ किया है इस वॉर के लिए, जहाँ पे वो निर्णायक, क्योंकि उनके जो लॉस होने हैं वो अपने लॉसेस को तो जानते हैं, लेकिन साथ साथ वो जानते हैं कि जो दूसरी यूरोपियन कंट्री हैं या अमेरिका है, वो फाइनेंशियल सिचुएशन में, बिकॉज लास्ट में 2 साल के जो कोविड पैंडमिक की सिचुएशन की वजह से आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वो किसी दूसरी कंट्री को सपोर्ट करें या किसी वॉर में अपने आप को इंडल्ज करें। तो दैट वे इन्होंने बहुत ही स्ट्रेटजिक डिसीजन लिया है। अब आ जाते हैं नतीजे पे, जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वॉर का आउटकम क्या होने वाला है। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो है, अगर अगले 1 या 2 दिन, क्योंकि अलग अलग दौर की बातें चल रही हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई भी लीडरशिप अनरियलिस्टिक होने की कोशिश करेगा, जैसे कि यूक्रेन में अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि मैंने कहा कि अभी भी रशिया जो है वो फुल फ्लेजेड वॉर पे नहीं आया है, अभी भी उसके टारगेट बहुत सिलेक्टिव हैं।
और कोशिश ये है कि पब्लिक ओपिनियन को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जाए। ही इज़ वो उनका जो मेन मकसद है वो रेजीम चेंज है या लीडरशिप चेंज है, या एक क्लियर मैसेज देना है कि आई कैन नॉट एक्सेप्ट द नेटो एट माई डोर स्टेप, और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम आपको सबक सिखाएंगे। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जिस तरीके से रशिया एडवांस कर रहा है, तो अगले 2-4 दिनों के अंदर में ही जो है आप पाएंगे कि रशियन फोर्सेस जो हैं वो पूरे कीप पे कैप्चर करके और दे विल डू द रिजीम चेंज। तो ये आउटकम है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिस तरीके से इस पूरी व्यवस्था में देखा जाएगा कि इस सिचुएशन से जो सबसे बड़ा गेनर जो निकल के आएगा वो है अमेरिका, और सबसे बड़ा जो लूज़र होगा वो यूक्रेन होगा। और यस, रशिया भी कुछ लूज़ करेगी, ऐसी बात नहीं है, इकोनॉमिक सैंक्शंस में तो होगा ही, और लेकिन उसकी सफरिंग यूरोप को भी झेलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रशिया लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे 1-2 साल में अपने डिप्लोमेटिक चैनल को खोलकर वो अपने व्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पे लाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे यूरोप के बारे में भी डिनाई नहीं किया सकता कि यूरोप भी एक बहुत बड़ा लूज़र होने वाला है ये, क्योंकि युद्ध से किसी का फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करते हो, जब सुप्रीमेसी की बात करते हो, तो वहाँ पे हर कंट्री, जहाँ पे जो बड़े पावर्स हैं वो अपने आप को एक्सर्ट करना चाहते हैं कि ये हमारा एरिया है, और अगर मेरे एरिया में आप आने की कोशिश करेंगे तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये तीनों बिंदु को अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि इस वॉर के मुख्य कारण क्या हैं, और इसमें कौन लोग अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और तीसरा इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे। और यस, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसा हो सकता है इस युद्ध के बाद जो है ग्लोबल ऑर्डर में जो है रशिया एक बहुत बड़े प्लेयर के रूप में उभरे, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि या फिर से जो है वो कोल्ड वॉर की शुरुआत होगी, और बहुत सारी कंट्री का जो है वो ग्रुपिज़म जो है वो डिफाइन होगा। तो ये संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता है। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।